नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों ने मैंने शुरुआत किया था भारत के संवैधानिक विकास के। आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने 1757 के युद्ध से लेकर के 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद क्या स्थिति बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आई थी। उस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यह क्यों आता है मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया है, लेकिन मैं पुनः बताता हूँ। ये सारे जो एक्ट आते रहे हैं, ये एक्ट जो है एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जो वर्तमान का संविधान है उसी संविधान का पूर्वज रहा है। उसी संविधान को बनने में ये धीरे धीरे इसी नियमों के आधार पर हमारे देश का संविधान बना है। संविधान क्या होता है? संविधान नियम ही होता है जिससे देश चलाया जाता है। ठीक है, वही संविधान है जिससे देश चलाया जाता है। और इस संविधान को बनने में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आज तक इस संविधान में संशोधन के दरमियान काफ़ी चीज़ें कुछ परिवर्तित हो रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव बनाने का जो कार्य ब्रिटिश संसद कर रही थी, वह कार्य जो है 1857 की क्रांति जब एक बार हुई, 1857 की क्रांति, तो ब्रिटिश संसद को भी पता चल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है कि वह जो है भारत में अपना शासन चला पाए। इस वजह से 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आता है 1857 की क्रांति के बाद। इससे पहले आप सभी लोगों ने 1813, 1833, 1853 के चार्टर एक्ट को देखा है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया है। 1857 की क्रांति होने के बाद क्रांति क्यों होती है, कैसे होती है, यह एक स्पेशल वीडियो मैं बना के आपको बताऊंगा कि 1857 की क्रांति क्यों होती है और कैसे होती है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है, तब तक 1857 की क्रांति तक जो भारत का शासन चला रहा था, भले ही ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन भारत में वास्तविक रूप से जो शासन कर रही थी वो कंपनी ही शासन कर रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद को भी पता चल गया, ये अनुमान हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बस की बात नहीं है वहाँ पे शासन चलाना है। इस वजह से 1858 में, ध्यान से सुनिएगा, 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके तहत ब्रिटिश क्राउन, अब पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है हमारे भारत देश में। अर्थात 1858 में ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश साम्राज्ञी अर्थात पूरा ब्रिटिश ही यहाँ पर अब कब्जा कर लेता है। आधिकारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर शासन चलाने लगता है। आधिकारिक रूप से भारत देश अब गुलाम हो चुका था ब्रिटेन का। अभी तक ब्रिटेन का गुलाम नहीं था भारत। ब्रिटेन का गुलाम 1857 तक नहीं था। यह ब्रिटेन का गुलाम नहीं था। आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से 1858 में गुलाम हुआ। ठीक है, 1858 में कैसे गुलाम हुआ? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का अब औपचारिक जो घोषणा होता है ब्रिटिश क्राउन का हो चुका था, अब भारत हमारे अधीन रहेगा। समझ में आया ना? काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से हमारा भारत देश ब्रिटेन का गुलाम कब बना था? तो आप सभी लोग इस बात का जवाब दीजिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद हम आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के गुलाम बन गए थे। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हम गुलाम थे। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात आती है 1858 में भारत के ऊपर शासन करने के लिए एक अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम से जो परीक्षोपयोगी फैक्ट होते हैं, जो आपको जानना आवश्यक है, जो आपके लिए ज़रूरी है उसे जानना, उसे भी मैं आपके सामने रखता हूं। 1858 का अधिनियम, यहाँ पर एक स्लाइड लग चुकी होगी, उस स्लाइड को देखिएगा। जितने भी फैक्ट आपको समझने और समझाने की बातें होंगी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहला काम जो होता है वह काम होता है कि कंपनी का शासन जो है भारत से समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत में कंपनी नहीं शासन करेगी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन सीधे यहाँ पर शासन करेगी। समझ में आया ना? कंपनी का शासन समाप्त होता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होता है, उसमें भारत सचिव का पद बनाया जाता है। अब ये भारत सचिव का पद क्या होता है? भारत सचिव का पद होता है कि भारत, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 15 सदस्यीय भारतीय परिषद गठित किया गया। ध्यान से सुनिएगा कि 15 सदस्य वाली
भारत को चलाने के लिए एक भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर होगा? इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थापित किया गया। ठीक है, अब काफी इसे जानने के लिए आपको जानना आवश्यक है कि जब भारत सचिव का पद बनाया गया और उसके अंदर 15 सदस्य काम करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, वो जो भारत सचिव का पद था वर्तमान में हमारे हिसाब से वो भारत देश के प्रधानमंत्री के पद के बराबर था। वो भारत देश के प्रधानमंत्री के पद के बराबर था भारत सचिव का पद, और जो 15 सदस्य थे वो भारत देश के वर्तमान कैबिनेट मंत्रिमंडल के बराबर थे। वही लोग भारत के भविष्य का निर्णय लेते थे। अब जो भारत सचिव का पद था वो जो है लंदन में बनाया गया था, और भारत सचिव के पद का जो कार्यालय था वो भी लंदन में बनाया गया था। कार्यालय लंदन में था, लेकिन उस कार्यालय का जो फीस लगेगा वह फीस भारत से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भारत सचिव का पद बनाया गया था वो भारत के लिए बनाया गया था। लंदन उसका कार्यभार नहीं, लंदन उसका वेतन नहीं देगा। समझ में आया? दूसरा सबसे बड़ा बदलाव। अब क्या हुआ, पहले जो है कंपनी यहाँ पर सीधे शासन करती थी, भले ही ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर प्रेशर लगाती थी कंपनी के ऊपर, लेकिन पहले कंपनी सीधे शासन करती थी। अब क्या होता है, अब कंपनी का शासन समाप्त, भारत सचिव का पद बन गया, वहां पे प्रधानमंत्री हो गया। अब प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे भारत देश में जो शासन करेगा उसे कहा जाएगा वायसराय। क्या कहा जाएगा? इस बात को ध्यान रखिएगा, उसे अब वायसराय बोला जाएगा। ठीक है, वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधिकर्ता। अब यह वायसराय उतनी शक्ति नहीं थी जितनी गवर्नर जनरल के पास शक्ति होती थी। अब इसके पास थोड़ी सी शक्ति छीड़ हुई, क्योंकि यह भारत सचिव के अंडर में काम करेगा। ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल का पद था 1858 की क्रांति में, इसे वायसराय का पद बना दिया गया। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधिकर्ता, और जो वायसराय था भारत देश का प्रथम वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो 1858 में सबसे बड़ा बदलाव ये भी हुआ था कि गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय का पद बना दिया गया था। और क्यों बनाया गया था इसे भी मैंने बताया, क्योंकि भारत सचिव का पद अब सबसे बड़ा हो गया था, उसके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय अब काम करेगा। समझ में आया ना? उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पूरे 1857 की क्रांति के बाद जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें जो आपके लेवल के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहीं से बनेंगे। ठीक है ना? चलिए, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1861 में एक बार फिर अधिनियम आता है। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम से इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके सामने मैं रखता हूं, उसे देखने का आप प्रयास करिएगा। सबसे पहली बात है, पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अब विधि सदस्य क्या होता है? जो कानून का ज्ञाता होता है उसे विधि सदस्य बोला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, और पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले ही भारत में शिक्षा का जनक बोला जाता है। भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले भारत देश का प्रथम विधि सदस्य होता है। लेकिन 1861 के शासन अधिनियम में एक बार पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अब वर्तमान में भारत में जो है 2 विधि सदस्य होते हैं भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। भारत सचिव वाले परिषद में नहीं, भारत का जो वायसराय है इसके अंडर भी क्या होंगे? कार्यकारिणी परिषद होगी। इसमें भी कुछ मंत्री कुछ सुझाव देंगे वायसराय के अंदर, तो इसमें 2 सदस्य रहेंगे। भारत सचिव का पद तो लंदन में हो, उसी की अलग बात है। यहां भी जो है मंत्रिमंडल की तरह एक भूमिका बनाई गई थी भारत में भी। समझने का प्रयास करिएगा। अब 1861 में जो सबसे बड़ा बात होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो होती है विधानसभा की शुरुआत। 1861 के अधिनियम से ही विधानसभा की शुरुआत होती है, विधानसभा का निर्माण होता है। समझ में आया ना? और तीसरी सबसे बड़ी बात है, वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि आप अपने कार्यकारिणी परिषद में, अर्थात आप अपने मंत्री के रूप में 6 से 12 लोगों का चयन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ इसमें है कि वायसराय को कुछ विकट परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। जिस तरीके से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक उसी तरीके से वर्तमान में राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से वायसराय को भी 1861 के अधिनियम में अधिकार दिया गया कि अगर कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो उस समय आप जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आप भारत सचिव के पद को भी एक बार
अनदेखा कर सकते हैं। आप अपने विवेक से एक बार काम ले सकते हैं। उसमें कुछ आपातकालीन परिस्थितियां दर्शाई गई थी जो उस समय के परिदृश्य में सही थी। आपातकालीन परिस्थितियों का मतलब क्या था कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई युद्ध की तो आप युद्ध करवा सकते हैं, युद्ध की ज़रूरत पड़ गई तो आप युद्ध कर सकते हैं, सैनिक को आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप सैनिक का प्रयोग कर सकते हैं, बिना भारत सचिव के सलाह पर। आप अपने हाथ में ही ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन चीज़ों के लिए वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, वह अध्यादेश अपने तरफ से जारी करके अपने विवेक से काम ले सकता है। 1861 के शासन अधिनियम में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब चलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद आते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 में अधिनियम आता है, ठीक है। 1893 का वर्ष आप जानते होंगे कि अमेरिका के शिकागो में हमारे देश के एक संत थे स्वामी विवेकानंद। वो जा करके ब्रह्मांड पर शून्य पर बोलना प्रारंभ करते हैं और लगातार 3 दिनों तक बोलते हैं। 1893 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश के लिए भी और आपके लिए भी। ये हमें गर्व है कि हमारे देश का एक संत जा करके अमेरिका में बोलता है और उसे सुनने के लिए पूरी अमेरिका स्तब्ध रह जाती है। चलिए, उससे 1 साल पहले 1892 में एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम में क्या होता है उसे समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम होता है, 1861 में विधानसभा की शुरुआत होती है, लेकिन 1892 के अधिनियम में सबसे बड़ा काम इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिएगा, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो जाता है। अभी तक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन अब निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद विधानसभा तो 1861 में बन चुकी थी, लेकिन विधानसभा में जो बजट पेश किया जाता था उस बजट में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, न ही भारतीयों को बहस करने का अधिकार था। बजट चाहे जैसे आए, वो चाहे पूरी की पूरी बजट सेना पर ही खर्च कर दी जाए, विकास पर 1 भी रुपया बजट न आए, फिर भी कोई भी भारतीय उस पर अपना उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि हम गुलाम हैं। 1892 के अधिनियम में हमें हमारे भारतीय नेताओं के लिए यह नियम बनाया गया कि आप जो है बजट पर भी कुछ बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है और भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। 1892 के अधिनियम में यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1909 का अधिनियम आता है जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखिएगा। 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। अब मार्ले मिंटो अधिनियम इसे क्यों कहा जाता है? उस समय जो भारत सचिव थे उनका नाम था मार्ले और उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था मिंटो। इस वजह से इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब 1909 में कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आ जाता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1909 में आया था। अब मार्ले मिंटो अधिनियम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसे भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, विधानसभा 1861 में बन चुकी थी, लेकिन विधानसभा के आकार और शक्ति में वृद्धि की जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में विधानसभा की आकार भी बढ़ाई जाती है और उसके शक्ति में भी वृद्धि की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है, अभी तक भारतीयों को बजट पर केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था। अब जो है सार्वजनिक मुद्दे पर भी भारतीय लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सार्वजनिक मुद्दे पर भी, जैसे कहीं पर कोई दंगा हुआ, कहीं पर कोई भारतीय शोषित हो रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के भी विधानसभा में भारतीय लोग हंगामा कर सकते हैं। भारतीय लोग इस मुद्दे पर भी विधानसभा में बातचीत कर सकते हैं। अभी तक केवल बजट पर ही था, अब सार्वजनिक मुद्दे पर भी हो गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहली बार मुसलमानों का तो अंग्रेज़ों का तो एक ही उद्देश्य था, फूट डालो राज्य करो, भारतीय मुसलमान और हिंदुओं में फूट डालो। उसी को ध्यान में रखते हुए 1909 में मार्ले और मिंटो ने एक चाल चली और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर दिया। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडली बनाई गई, अर्थात उन्हें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी गई।
यही सबसे बड़ी गलती थी मार्ले मिंटो की, जो सफल नहीं हुआ। ठीक है ना, भारतीय लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उस समय जो है भारतीयता लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थी, हिंदू मुसलमान एकता उस समय ज़्यादा बह रही थी, इस वजह से मार्ले मिंटो सुधार गड़बड़ा गया, चला नहीं। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। विधानमंडल के आकार में वृद्धि, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। ठीक है ना, तो 1909 के अधिनियम के बाद 10 साल बाद 1919 में, और यह वही साल था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और हमारा देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग एक होकर के हिंसा हो या अहिंसा हो, किसी भी माध्यम से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर पहुँच चुका था। धीरे धीरे हमारे देश के जो युवा थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जन्म ले चुके थे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। अब वो मॉन्टेग्यू कौन था? तो भारत सचिव था, और जो चेम्सफोर्ड था वो वर्तमान का वायसराय था। इसी वजह से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में कैसी व्यवस्था की गई? द्विसदनीय व्यवस्था की गई। एक को उच्च सदन बोला जाता है, जिसे वर्तमान में राज्यसभा बोला जाता है। एक को केंद्रीय विधानसभा बोला जाता है, जो वर्तमान में लोकसभा का रूप धारण की है। जो उच्च सदन है उसमें 60 सदस्य होते थे, और जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें 144 सदस्य होते थे। तो द्विसदनीय व्यवस्था कब प्रारंभ होती है? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा। और आगे है, अभी तक जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, सीधे सीधे जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अब जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने लगा, सीधे सीधे जनता उसमें पार्टिसिपेट करेगी। वर्तमान में यही चीज़ें चल रही। लोकसभा चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये इसका जो शुरुआत हुआ था 1919 में ही हो गया था कि सीधे भारतीय जनता ही चुनाव में भाग लेगी। ठीक है ना, और इसमें एक काम किया गया, केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है ना, अभी तक केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों एक साथ आते थे। अब केंद्रीय बजट केंद्र लेवल पर आएगा और राज्य का बजट राज्य लेवल पर आएगा। ठीक है ना, तो समझने का प्रयास करिएगा। वर्तमान की व्यवस्था जो है ठीक उसी तरीके से 1919 से माहौल बनने लगा था। 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था हो जाती है। 1919 में ही केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया जाता है। 1919 में ही प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा हो जाती है। तो वर्तमान का जो परिदृश्य है 1919 से ही इसका माहौल बनने लगा था। समझ में आया ना। और इसमें एक चीज़ और है, पुनः द्वैध शासन की शुरुआत होती है। क्या होती है? पुनः द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों अपने अपने तरीके से शासन करेंगी, लेकिन राज्य सरकार को कुछ कम अधिकार दिए गए थे और केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार थे। राज्य सरकार के पास बहुत ही कम पावर था, केंद्र सरकार अपने वास्तविक पावर में थी। इसे ही द्वैध शासन कहा गया। आप सभी लोग जानते हैं द्वैध शासन एक बार बंगाल में भी लागू हुआ था, 1765 से लेकर के 1772 तक। अगर पूछा जाए आपसे बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अगर कहा जाए कि 1772 में इसका अंत किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से द्वैध शासन था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो है बंगाल के जो नवाब थे उनको बहुत ही कम अधिकार दिए गए। दीवानी मामला तो एकदम नहीं उन्हें दिया गया, केवल उन्हें फौजदारी मामला दिया गया कि दुई लोग आपस में मार करके आएंगे तो नवाब साहब समझा देंगे। लेकिन जो पैसे वाली बात थी, दीवानी मामला था, उसे अंग्रेज अपने पास रख लिए। ये बंगाल की बात है। ठीक उसी तरीके से 1919 में भी हुआ। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। केंद्र अपने लेवल पे काम करेगा, राज्य अपने लेवल पे काम करेगा। लेकिन द्वैध शासन फिर भी लागू हुआ। कैसे लागू हुआ कि राज्य सरकार को बहुत ही कम पावर दिया गया, केंद्र सरकार अपने आप में तानाशाही कर रही थी। ठीक है ना। संविधान को आज जो अपने संविधान युवावस्था में है, इस संविधान को युवावस्था में पहुंचने के लिए तो पहले तो बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा ना। तो ये संविधान अभी झेल रहा है, और ये संविधान आज तक झेल रहा है। जो चीज़ें गलत हैं उसमें सुधार होनी चाहिए, और हो रही है धीरे धीरे।
और इस संविधान का इतिहास आप पढ़ रहे हैं कि संविधान बना कैसे, तो संविधान में पहले गलतियां बहुत थी, धीरे धीरे जा करके लोगों को समझ में आया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। इसी वजह से संविधान में संशोधन लिखा गया कि अगर संविधान में दिक्कत होती है तो उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि उस समय ये चीज़ें ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। जब वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो संविधान में संशोधन अनिवार्य हो जाता है। चलिए, वही द्वैध शासन था, हम द्वैध शासन को समझाने लगे, इतना अधिक देरी हो गई। अब अगली बात सुनिएगा। 1919 के अधिनियम के बाद, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आता है। अब भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय संविधान बनाया गया है, वर्तमान का जो भारतीय संविधान आप और हम प्रयोग में ले रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ भारतीय संविधान है। वर्तमान का जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से उठाया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा था। इसकी बड़ाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूचियाँ थी। ध्यान रखिएगा। इसमें ही संघीय न्यायालय की स्थापना की बात होती है कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसके बाद उसके नीचे उच्च न्यायालय होंगे, उसके बाद उसके नीचे जिला न्यायालय होंगे, सत्र न्यायालय होंगे। ऐसी बातें जो है 1935 के अधिनियम में ही कही गई। जो इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने लिखा है, और काफ़ी चीज़ें हैं। अब 321 अनुच्छेद है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा भारत शासन अधिनियम रहा होगा। तो सब चीज़ें तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको और हमको उतनी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। जो वहाँ पर द्वैध शासन रूपी स्थिति दिखाई दे रही थी 1919 में, अब जो है केंद्र की शक्ति अलग बताई गई और प्रांत की शक्ति अलग बताई गई। केंद्र के पास इतना पावर रहेगा, प्रांत के पास इतना पावर रहेगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। 1919 में हुआ क्या था? केंद्र के पास अथाह पावर हो गया था और राज्य सरकार के पास बहुत ही कम पावर था। और 1935 में लोगों को समझ में आया कि नहीं, गलती हुई है, तो राज्य सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। और इसी अधिनियम के तहत जो है आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में ही। 1 अप्रैल 1935 में, यहाँ से सुनिएगा इस बात को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती। आरबीआई क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि भारत सरकार के पास एक बैंक होगा। वर्तमान में भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इस आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, अर्थात जो देश को समर्पित हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में यह जो है देश को समर्पित हो गया था, अर्थात यह देश की राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब स्पष्ट हो गई सारी चीज़ें। 1773 से लेकर के मैंने 1935 के अधिनियम तक आपको बता दिया। इतनी ही चीज़ें आपके परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक वीडियो, अगर आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिया तो एक वीडियो मैं प्रश्न उत्तर पर दूंगा कि देखता हूं कि आपने पढ़ा क्या है। और अगर आप हमारे वीडियो को नहीं भी देखते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है कि आप हमारे वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं। हो सकता है आपको शायद पहले से ही पता रहा हो, आप वीडियो को ना देखे हो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज लाऊंगा उसमें 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। और ये 30 से 40 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इन्हीं 2 चैप्टर के रहेंगे। 1773 से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक रहेंगे 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन लगाइएगा, तब जा करके आपकी वर्तमान स्थिति का पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या छोड़ा है। ठीक है ना। बेशक आप हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर लगा करके आप अपनी औकात जरूर पता पा जाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है। और एक क्वेश्चन मैं आपको जाते जाते बता देता हूं कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत देश में सबसे पहले संविधान की मांग राजनीतिक रूप से कब की गई थी। जो संविधान, हमारे देश का संविधान बनना चाहिए, हमारे देश का एक अलग संविधान होना चाहिए, सबसे पहले इसकी मांग जो है राजनीतिक रूप से, राजनैतिक रूप से, व्यक्ति के लेवल पे तो महात्मा गांधी ने भी मांग किया था कि हमारा संविधान बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन राजनैतिक रूप से इसकी सबसे पहली बार इसकी मांग जो है 1927 में होती है।
और 1927 में किसके माध्यम से होती है? तो स्वराज पार्टी के माध्यम से होती है। किसके पार्टी के माध्यम से? स्वराज पार्टी के माध्यम से होती है। यह वही स्वराज पार्टी है जो असहयोग आंदोलन के रद्द होने के बाद बनाई जाती है। असहयोग आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होने के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि अहिंसा हो गया। और इसी से नाराज होकर के कि इतने अच्छे लेवल पे असहयोग आंदोलन चल रहा था और महात्मा जी ने इसे एकाएक वापस ले लिया, ठीक है ना। तो इसी से नाराज होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई जाती है 1923 में। उसे स्वराज पार्टी बोला जाता है। और उसी स्वराज पार्टी ने 1927 में पहली बार मांग किया था कि हमारे देश का एक अलग संविधान होना चाहिए, वो हम बनाएंगे। उस संविधान में कोई दूसरा नहीं होगा, वो भारतीय बनाएंगे, अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश में सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया था? तो स्वराज पार्टी के माध्यम से 1927 में हुआ था पहली बार राजनीतिक मांग, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, आप अपने इसे दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। पिछले वीडियो का जो लेवल रहा है देख करके खुशी होती है कि कम से कम जो लोग देखते हैं वो कमेंट तो करते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों को जो है शुभाशीष ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत करिए और अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करिए। हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। आने वाले समय में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।